जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी प्रमोटर्स में। आज की इस वीडियो में देखिए 2026 का ये टेस्ट चल रहा है। आपका लगातार टेस्ट लिया जा रहा है, डेली से डेली वीडियो को डाला जा रहा है। और देखिए सारे टेस्ट लगाइए। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो करवा दी गई हैं, यानी कि 2025 का और 24 का पेपर जो भी यूपी बोर्ड में पूछा गया है वो सारा आपको करवा दिया गया है। चैनल पे जाके आप देख सकते हैं वहाँ पे, और अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। बिना मॉडल पेपर देखिए, बिना यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम का पेपर देखिए आप तैयारी नहीं अच्छे से कर पाएंगे। इसको बात को समझिए आप। देखिए सबसे पहले आपको पेपर इस तरह से दिख रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पे अनुक्रमांक लिखा होता है, यानी कि रोल नंबर आपको लिखना होता है। उसके बाद से आप अपना नाम लिखेंगे वहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पे कोड लिखा होता है। देखिए यहाँ पे 2026 लिखा रहेगा, यहाँ पे कोड लिखा रहेगा, जो भी कोड है। और उसके साथ साथ पूर्णांक लिखा है, यानी कि टोटल कितने नंबर का आपका हो रहा है। देखिए टोटल नंबर तो 100 होता है, लेकिन जो 100 में 30 नंबर होता है वो प्रैक्टिकल का आपका होता है, यानी कि प्रैक्टिकल कॉपी बनवाया जाता है। बाहर से टीचर आते हैं वाइवा लेने के लिए स्कूल में, तो ये आप सभी का हो जाएगा स्कूल में। उसके बाद से क्या होता है, 70 नंबर का आपका एसएसटी का पेपर होता है, जिसमें से 70 नंबर को, अगर 70 नंबर को डिवाइड करेंगे, 20 नंबर का आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है, और 50 नंबर का आपका 80 से 80 शब्द और 150 शब्द का आपका प्रश्न लिखने के लिए, यानी कि उत्तर लिखने वाला आता है। तो ध्यान रहे, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई जा रही हैं आपको। ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से सारी चीज़ें फॉलो कीजिएगा। 3 घंटा 15 मिनट फुल आपको मिलता है इस पेपर के लिए। चलिए क्वेश्चन पेपर आप ध्यान से देखिएगा, और देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा होता है, निर्देश के तौर पे लिखा होता है। देखिए फॉर्मेट बनाया गया है। प्रारंभ में 15 मिनट आपको दिया जाएगा परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। प्रश्न 2 खंडों में विभक्त होगा, पहला अ और दूसरा ब में, यानी कि जो अ वाला होगा उसमें ओएमआर सीट पे आपको भरना होता है। ये ओएमआर सीट क्या होता है, इसका वीडियो बना देती हूँ आपके लिए। और ध्यान दीजिए, जो ओएमआर सीट होता है वो 20 नंबर का आपको उसमें लिखना होता है, 20 नंबर का गोला भरना होता है, यानी कि ओएमआर सीट जो होता है बहुविकल्पी क्वेश्चन उसमें भरना होता है। देखिए अ क्या बोल रहा है, बहुविकल्पी प्रश्न जिसमें सही चयन करना है ओएमआर सीट पर, और नीले और काले बॉल पॉइंट पेन से सही गोला पर पूर्ण रूप से काला करना है। ठीक है, जैसे ए ऑप्शन है, यहाँ पे ऐसे 4 गोले आपको दे दिए जाएंगे, और उसी में से जो भी ऑप्शन सही होगा, जो भी उत्तर सही होगा, उसमें गोला भरना होता है। और ध्यान रहे, देखिए ओएमआर सीट पर उत्तर अंकित करने के पश्चात उसे काटना नहीं है, इरेज नहीं करना, और वाइटनर का भी प्रयोग नहीं करना। जो भी बच्चे चौक लेके जाते हैं, इरेजर लेके जाते हैं, वाइटनर लेके जा रहे हैं, कृपया नहीं लेके जाए, क्योंकि एग्जामिनर आपका पूरा का पूरा नंबर काट लेगा, कॉपी चेक नहीं होगी आपकी। इसीलिए ध्यान रहे, ज़्यादा से ज़्यादा ओएमआर सीट पे सावधानी बरतिए, और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए गए हैं। यानी कि बहुविकल्पी है तो 1 नंबर का बहुविकल्पी एक क्वेश्चन का होगा, 20 नंबर आपका बहुविकल्पी आता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं, बहुत अच्छे से इसको ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर देने का कोशिश कीजिएगा। एक तरह से आपका ये टेस्ट है, 2026 के लिए पूरी तैयारी आपकी हो रही है, और ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं डाला गया है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही नहीं उठा है। 2025 का जितना भी सेट है उसी सेट में से इसको उठाया गया है और आपका क्वेश्चन बनाया गया है। तो ध्यान रहे, सारी क्वेश्चन को अच्छे से नोट करना है और याद करना है इसको। और जिन बच्चों के पास टाइम कम है, 2x में वीडियो आप देख सकते हैं, या 1.5x में वीडियो चला के देख सकते हैं, ताकि आपका जल्दी से तैयार हो जाए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना बच्चों, आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, देखिए एनसीईआरटी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर आपका बेस मजबूत करेगा तो केवल और केवल एनसीईआरटी ही करता है। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये डायरेक्ट सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं। और अगर एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं तो कहीं से भी बीच में से अगर क्वेश्चन पूछता है, यानी कि डीप क्वेश्चन अगर कोई पूछता है, तो एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। तो ध्यान रहे, एनसीईआरटी को अवॉइड मत कीजिए। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो उसको पढ़िए। चलिए देखिए पूछ क्या रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी। किस वर्ष नहीं हुई थी ये नहीं पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सम्मेलन। क्या पूछ रहा है कि किस सम्मेलन में हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको सम्मेलन का नाम बताना है, सीधे सीधे आपको सम्मेलन का नाम बताना है। यहाँ पे देखिए लिखा है गुट निरपेक्ष सम्मेलन में, वारसाई की संधि में,
ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में या ईस्ट इंडिया कंपनी में। अब आपको बताना है कि किस सम्मेलन में हुआ था। आप बताइए, उत्तर बताइए। क्या आपको उत्तर पता है? अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बताइए यहाँ पे क्या होगा। ब्रिटेन वुड्स कंपनी, कंपनी नहीं, सम्मेलन, सम्मेलन, ठीक है। स्क्रीन थोड़ा सा छोटा है तो देखिए यहाँ पे ध्यान से आप देखिए। यहाँ पे लिख दी हूँ, क्या होगा उत्तर? सी वाला उत्तर आपका राइट होगा। जो सी वाला उत्तर होगा वो एकदम सही होगा आपका। देखिए, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। किस सम्मेलन में हुई थी? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। अब आपको ये प्रश्न तैयार हो गया होगा। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका, 1 नंबर तैयार हो गया, समझिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये है, रिंग पेस्ट नामक बीमारी 1890 ईस्वी में कहाँ से फैली थी? ये पूछ रहा है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आप अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखेंगे हिस्ट्री वाले टॉपिक में जाके, एसएसटी का जो मैं करवाई हूँ, वहाँ पे रिंग पेस्ट नामक बीमारी के बारे में बताया गया, कहाँ से फैला था और किस प्रकार से फैला था, इसको भी बताया गया है। जाके आप चैनल पे देख सकते हैं। वहाँ पे देखिए, अफ्रीका से, दक्षिण अमेरिका से, भारत से या रूस से। अब एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो एनसीईआरटी से आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, या फिर वीडियो देखे होंगे मेरा एमसीक्यू का, जहाँ से 40+ एमसीक्यू करवाया गया है हर वीडियो में आपको, वहाँ से आपके उत्तर मिल जाएंगे। उत्तर बताइए कि रीडर पेस्ट नामक बीमारी 1890 ईस्वी से कहाँ से फैली थी? अब आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा अफ्रीका। इसका उत्तर होगा अफ्रीका से फैली थी। रीडर पेस्ट नामक बीमारी फैली थी। याद रखना है और ध्यान भी रखना। इसको बस सीधे सीधे ऐसे देखना नहीं है। देखिए, अगर आपको याद नहीं हो रहा तो बार बार इसको देखिए, आपको याद हो जाएगा। चलिए, और रोज़ का टारगेट बनाइए क्वेश्चन को तैयार करने का। और बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं 80 सबसे और 150 शब्दों में, यानी कि जो भी 80 और 150 शब्दों वाले क्वेश्चन है, डेली से डेली तैयार कीजिए उसे। एक या 2 क्वेश्चन डेली तैयार करना है आपको। उसके बाद से देखिए, स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य हेतु किया गया? ये भी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है और 2025 में, ये जितना भी क्वेश्चन है 2025 में पूछा गया है, ध्यान रहे। देखिए, कताई की प्रक्रिया तेज करने के लिए, कपड़ों की धुलाई के लिए, सुरंग निर्माण के लिए, मिट्टी की खुदाई के लिए। अब देखिए, स्पिनिंग जेनी जो है वो कपड़े से ही रिलेटेड है, तो सबसे पहले ये वाला उत्तर काट दीजिए। और सुरंग तो आएगा ही नहीं आएगा। अब देखिए, अब इसमें पूछ क्या रहा है? कपड़ों की धुलाई के लिए या कताई की प्रक्रिया तेज करने के लिए। यहाँ पे के रहेगा, के लिए। तो क्या होगा इसमें उत्तर? क्या होगा? कताई की प्रक्रिया को तेज करने के लिए आया था। ध्यान रहे, कताई की प्रक्रिया को तेज करने के लिए स्पिनिंग जेनी का। अब आपको बताना है कि स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर आप बताइएगा। अगर आपको उत्तर नहीं पता है, वीडियो जाके देखिए जहाँ से 40+ एमसीक्यू करवाया गया हर एक वीडियो में, वहाँ पे सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी महाशक्तियों ने 1815 ईस्वी में पराजय का सामना करना पड़ा था? देखिए, अब उत्तर बताना है आपको। उत्तर बताइए इसको कि क्या, किसे सामना करना पड़ा था? ये उत्तर पूछा गया, ये प्रश्न पूछा गया यूपी बोर्ड के एग्जाम में, इसीलिए इसको लिया गया। निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी महाशक्तियों ने 1815 ईस्वी में पराजय का सामना करना पड़ा था? देखिए, ऑटो वॉन बिस्मार्क, हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट और मैटरनिख। आंसर बताइए क्या होगा आंसर इसमें? यहाँ पे बोनापार्ट है, नेपोलियन बोनापार्ट, तो क्या होगा इसका उत्तर? आंसर बताइए क्या होगा? नेपोलियन होगा। क्या होगा? नेपोलियन को सामना करना पड़ा था इन तीनों महाशक्तियों से, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया से। याद रहे और ध्यान भी रहे, ताकि यूपी बोर्ड के एग्जाम में अगर प्रश्न पूछता है तो आपका 1 नंबर जाना नहीं चाहिए, यानी कि कटना नहीं चाहिए, वो आपको याद होना चाहिए। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय संसद में कब पारित किया गया था? उत्तर बताइए। 1-1 नंबर का एक क्वेश्चन है, 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो। देखिए, 1958, ठीक है, 2014, देखिए 2014, 1999 और 2023।
अब आपको बताना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा कि पांचवा जो क्या बोल रहा है, नारी शक्ति वंदन, ये की पॉइंट याद रखिए, अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय संसद ने कब पारित किया था। अब आपको उत्तर बताना है कि ये बहुत जल्द पारित हुआ था, देखिए 2023 में हुआ था। ध्यान रहे आपको 2023 में क्या हुआ था, याद रखिए इसको कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम भारतीय संसद में कब पारित हुआ था, तो 2023 में पारित हुआ था। उत्तर को ध्यान में रखना है आपको। चलिए अब पूछ रहा है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। आंसर बताना है आपको कि जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। 2025 का सारा क्वेश्चन है, 2025 का सारा क्वेश्चन है, सारे सेट में का क्वेश्चन है, जो जितने सेट पूछे जाते हैं उन्हीं सारे सेट में से क्वेश्चन पूछा गया है ये सारा। तो आप बताइए, उत्तर बताइए कि कौन होगा, कांशीराम होंगे, मायावती होंगी या साहू जी महाराज, मुलायम सिंह यादव। उत्तर बताना है आपको क्या होगा, कांशीराम जो होगा इसका उत्तर होगा, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे ये, ठीक है, संस्थापक हैं। अब आपको बताना है, छठवां हो गया। अब सातवां उत्तर देखिए, सातवां प्रश्न पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ पर की गई थी। अब देखिए वहाँ पे सम्मेलन पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सम्मेलन पूछ रहा है, किस वर्ष हुआ था और किस कहाँ पे हुआ था ये भी पूछ रहा है, तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको रिपीट किया जा रहा है। बताइए फ्रांस में हुआ था, इटली में हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। उत्तर बताइए कहाँ पे हुआ था, उत्तर कि संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। ध्यान रहे सभी बच्चों को, जो भी बच्चे देख रहे हैं, अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक भी कीजिए। सुपानी खेती किस राज्य में है, देखिए बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है और इसको पूछा गया है 2025 में और 26 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आपको देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी लोग क्यों बोलते हैं अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी है, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है ना रिपीट होता है। क्वेश्चन क्या होता है, बार बार रिपीट होता है, तो उससे अच्छा है कि क्या कीजिए, जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको सारे लगा लीजिए। जब क्वेश्चन को रिपीट ही होना है तो वो क्वेश्चन 26 में आ सकता है, इसीलिए आपको इसे सारी चीज़ें कराई जा रही हैं। अब बताना है सुपानी खेती किस राज्य में की जाती है। देखिए अब सुपानी खेती क्या होता है, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में। देखिए जो पर्वतीय इलाके होते हैं, ठीक है, पर्वतीय इलाके होते हैं, वहाँ पे जो खेती की जाती है, जो खेती उगाई जाती है, जो खेती होती है उसे सोपानी खेती कहा जाता है। और देखिए पर्वतीय इलाका कौन सा है बताना है आपको, क्या पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है या उत्तर प्रदेश है। इसमें बहुत ज़्यादा ये तीनों में, ये तीनों है, तीनों नहीं आएगा। इसमें क्या होगा, पर्वतीय क्षेत्र क्या होगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड जो होगा इसका राइट आंसर होगा। याद रखना आपको, सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है, उत्तराखंड में की जाती है और जो भी पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे की जाती है। चलिए अब रबी की फसलों के बोने का समय क्या है, बहुत बार पूछा जाता है, क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया। इसके पहले वाले पार्ट 3 में भी इस क्वेश्चन को लिया गया था। अब आपको बताइए कि क्या होगा, जून जुलाई में होगा, अक्टूबर दिसंबर में, अगस्त अक्टूबर में या मार्च मई में होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है, क्या होगा, अक्टूबर और दिसंबर में इसका राइट आंसर होगा। अक्टूबर दिसंबर यानी कि जो सर्दियों का समय होता है उस समय रबी की फसलों को बोया जाता है। ध्यान रखना है आपको, जो ठंडी का समय होता है, सर्दियों का समय जो इस समय चल रहा है, अब उसके बाद से अक्टूबर आएगा, अक्टूबर दिसंबर में रबी की फसलों को बोना शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ पे बोना होगा, बोना शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद से देखिए पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। अब बताइए पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें पूछा जाता है कि किस नगर में हुआ था, किस नगर में हुआ था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। कल आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताई थी, क्या आपको याद है, नहीं याद है तो बताइए कैसे काम चलेगा। कल ही क्वेश्चन इसको करवाया गया था, कब हुआ था, 1992 में हुआ था, 92 में हुआ था, 1992 में। चलिए उसके बाद से अब देखते हैं प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था। देखिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था किस नगर में आयोजित किया गया था, न्यूयॉर्क में, रियो डी जेनेरो में, पेरिस में या दिल्ली में।
इसका आंसर बताइए। इसका आंसर कल ही बताया गया था आपको, कि कल ही बताया था कि कहाँ पे हुआ था। इसका क्या होगा, रियो डी जेनेरो। कहाँ पड़ता है, ब्राज़ील में। कहाँ पड़ता है, ब्राज़ील में इसका उत्तर होगा। चलिए अब बताना है कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित है। कॉर्न लॉ, देखिए ये कॉर्न लॉ मकई से संबंधित है। जो कॉर्न लॉ है मकई से संबंधित है, जिसे मक्का बोला जाता है। मक्का यानी कि कॉर्न, ये इसका इंग्लिश नाम रख दिया गया है, इसीलिए इसको कॉर्न लॉ यानी कि कॉर्न यानी मक्का से संबंधित जो कानून है वो किस देश से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। जर्मनी से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, फ्रांस से या ब्रिटेन से। देखिए एनसीईआरटी का अगर बुक पढ़ेंगे तो वहाँ साफ साफ लिखा गया है कॉर्न लॉ। ये क्या था, ब्रिटेन से संबंधित था, क्योंकि ब्रिटेन उस समय शासन कर रहे थे। चलिए अब उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, इससे तो 80 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम से, और एमसीक्यू भी पूछा जाता है, और उसके बाद से जो लॉन्ग क्वेश्चन 150 शब्दों का आता है वो भी पूछा जाता है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। अब आपको बताना है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। उत्तर बताइए, आप सभी बताइए क्या होगा। 1986 में। कब हुआ था, 1986 में इसका उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, 1986 में। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए बी होगा इसका राइट आंसर। आंसर नंबर बी इसका राइट होगा। चलिए 13 होगा। अब उसके बाद से 14 देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था। या इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन पे टिक लगाइए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। आंसर बताना है आपको। चलिए बताइए कौन सा आंसर सही होगा। देखिए क्या होगा, 1878 में ये हुआ था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब चलिए, भारत में मताधिकार की आयु कितनी है। अब आपको ये बताना है भारत में जो मताधिकार की आयु है, ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए। सभी के पेरेंट्स जाते हैं, सभी बच्चे जो 18+ हैं वो जाते हैं। 18 वर्ष का उम्र हो गया जिन बच्चों का, वोटर आईडी भी बनता है उनका। बताइए क्या होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। भारत में मताधिकार की आयु कितनी है, 18 वर्ष है। सभी बच्चों को पता होगा ये आंसर। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था, ये पूछा भी गया है। अब बताइए 16 नंबर क्या बोल रहा है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। सभी बच्चे बताने की कोशिश कीजिए, और लगातार टेस्ट चल रहा है, टेस्ट को लगाइए। अगर आप टेस्ट को अवॉइड कर रहे हैं तो आपके एसएसटी में अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते हैं, क्योंकि 20 नंबर का ही बहुविकल्पी क्वेश्चन है, और उसके बाद से 50 नंबर का जो है वो दीर्घ क्वेश्चन है और लघु क्वेश्चन है, अति लघु क्वेश्चन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। और दीर्घ क्वेश्चन को भी आपको करवाया गया है, वीडियो अपलोड हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं। जलियांवाला बाग और उदारवाद क्या है इसके बारे में बताया गया है, वीडियो को जाइए वहाँ पे देखिए। जो प्रश्न मैं करवा रही हूँ, देखिए 2025 में सारा पूछा गया है, उसी प्रश्न को करवा रही हूँ। कोई भी अदर प्रश्न नहीं करवाया जा रहा है। चलिए कोई भी फालतू का प्रश्न नहीं उठा के करवाया जा रहा है, ध्यान रहे। चलिए हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, 16 नंबर बताना है आपको कि कौन है। सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी, राइट होगा, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अब उसके बाद स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है। देखिए ये बहुत बार पूछा गया है, आपको बता देती हूँ। कल भी क्वेश्चन बताई थी, इसका डिटेल नहीं बता पाए थे, डिटेल आपको बता देती हूँ आज। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा बताना है आपको। स्वर्ण खनन से है क्या, महाराज मार्ग विकास से है, या रेल परिवहन से है, या बाघों से संरक्षण से है। देखिए स्वर्णिम जो चतुर्भुज योजना है वो जो है कहाँ कहाँ चलाया जा रहा है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ध्यान रहे जो स्वर्णिम चतुर्भुज है मतलब कनेक्ट किया जा रहा है। यहाँ अगर दिल्ली है, दिल्ली को मुंबई से, दिल्ली यहाँ पे है, देखिए दिल्ली यहाँ पे है अगर मैप में कहीं, और मुंबई यहाँ पे है, मुंबई यहाँ पे है। उसके बाद से चेन्नई अगर यहाँ पे है, चेन्नई यहाँ पे है, और उसके बाद से चेन्नई के बाद से कोलकाता अगर यहाँ पे है, तो इसे ही बोला जा रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज बोला जा रहा है। ये 4 बड़े बड़े, ठीक है, ये 4 बड़े बड़े को जोड़ा जा रहा है, इसीलिए इसे क्या बोला रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बोला गया है। यानी कि सड़कों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जा रहा है। क्या है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता,
याद रखना है आपको, महाराजमार्ग विकास से संबंधित है, यानी कि रोड से संबंधित है, ये महाराजमार्ग से। चलिए, उसके बाद से है संयुक्त राज्य संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताना है सभी बच्चों को। चलिए सभी बच्चे बताइए, वॉशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क या ऑस्ट्रिया। बताइए, क्या आपको पता है इसका उत्तर? बताना है आपको, क्या होगा? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क इसका उत्तर होगा। अब चलिए, उसके बाद से 19 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, इसका लॉन्ग वीडियो जो है कि भारत में मतलब उदारीकरण क्या है और इसकी विशेषता पूछा गया था 2025 के एग्जाम में यूपी बोर्ड के। इसका क्वेश्चन का आंसर मैं बता दी हूँ, और जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है वो भी बता दी हूँ। तो जाइए वीडियो देखिए, 8 मिनट का वीडियो है, ये भी बता दे रही हूँ, 8 मिनट का वीडियो है, आप जाके उत्तर उसका देख सकते हैं। चलिए, बताना है 1981, 1991, 1971 या 201। बताना है आपको, क्या होगा इसका उत्तर? बताइए कि भारत में जो उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1991, यानी कि 1991 में हुआ था। क्या हुआ था? 1991 में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। और आपको बता दें कि इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, उदारीकरण प्रक्रिया, उदारीकरण क्या है और इसकी विशेषता पूछा जाता है। चलिए, अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, थोड़ा सा बड़ा है, ऐसे ही प्रश्न पूछा गया है और ऐसे ही आपको प्रश्न को दिखाया जा रहा है। देखिए, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण दिया जाएगा? अब बताना है, 33 होगा, 44 होगा, 30 होगा या 32 होगा? कितने प्रतिशत? इसका प्रश्न आपको कल करवाया गया था, लेकिन थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया था। पूछा क्या गया था, प्रतिशत दे दिया था, और पूछा गया था कि कहाँ कहाँ पे ये लागू होगा, लोकसभा कहाँ कहाँ पे किस जगह पे ये होगा। क्या था? लोकसभा, राज्य विधानसभा, या उसके बाद से था दिल्ली करके ऐसे समथिंग था। तो बताना है आपको क्या होगा इसका उत्तर। राइट क्या होगा? 33%। याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 33% आरक्षण, सीटों का आरक्षण दिया जाएगा, ये आपका उत्तर हो गया। 20 क्वेश्चन हो गया, और 20 क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। जिन बच्चों ने सीरियसली नहीं पढ़ा है वो पढ़ लीजिए, अभी भी बहुत टाइम है आपके पास, पढ़ लीजिए। और ध्यान रहे, फरवरी तक आपके हो सकते हैं यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद से बाकी चीज़ें तो आपको पेपर में निकलेंगी ही, पता ही चल जाएंगी, और मेरे द्वारा भी बता दिया जाएगा। अगर पेपर में अगर कहीं से भी निकलता है, यूपी बोर्ड के द्वारा कोई भी नोटिस निकलता है, तो आपको मैं बता दूंगी। और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, सारे सब्जेक्ट को लेके चलिए। अगर आपका ड्राइंग अच्छा नहीं है, ड्राइंग का प्रैक्टिस कीजिए। साइंस अच्छा नहीं है, साइंस का प्रैक्टिस कीजिए। सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस कीजिए, और सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर एक बार ज़रूर देख लीजिए कि कैसे पेपर आ रहे हैं। हमारे चैनल पे सारा कुछ करवाया गया है, जाके देखिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट खोलिए और सारे प्लेलिस्ट को देखिए अच्छे से कि किस प्रकार से किस प्रश्न को पूछा जा रहा है। और जो बच्चे शेयर नहीं किए हैं, जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।